हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएस मींस क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है। सीरीज 41 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सीरीज 42 के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न को। आज के प्रश्न पेपर टू में भी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी उससे रिलेटेड जो टॉपिक जो है हमारा दिया हुआ है, जो यूनिट है, वहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा और अपनी कॉपी में भी आप इनका आंसर को लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है, जैव विविधता किसे कहते हैं? इसके स्तरों को बताते हुए भारत में हॉट स्पॉट क्षेत्रों का वर्णन करें एवं स्व स्थानीय संरक्षण को बताइए। 100 वर्ड्स 10 मार्क्स में प्रश्न पूछा जा सकता है ये। तो इसमें क्या क्या बताना है? जैव विविधता बतानी है, इसके स्तर बताने हैं, उसके अलावा भारत में हॉट स्पॉट क्षेत्र जो है उनके बारे में बताना है, स्व स्थानीय संरक्षण किसको बोलते हैं बताना है। तो 4 चीज़ें यहाँ पर इसमें बतानी है, 100 वर्ड्स में उत्तर देना है। तो आइए आंसर को देखते हैं किस तरह से लिखेंगे। किसी क्षेत्र विशेष में पौधों एवं जीवों की प्रजातियों में पाई जाने वाली विभिन्नता। किसी क्षेत्र विशेष, कोई एरिया विशेष हो गया, उसमें पौधे और जीवों, फ्लोरा और फोना की प्रजातियों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं होती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? जैव विविधता। अब ये विभिन्नता भी विभिन्न प्रकार के इसके स्तर पाए जाते हैं। तो उसमें स्तर कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। पहला स्तर होता है आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक विविधता क्या है? एक प्रजाति आनुवांशिक स्तर पर अपने वितरण क्षेत्र में विविधता दर्शा सकती है, जैसे सभी मनुष्य का अलग अलग होना, ये आनुवांशिक विविधता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें जातीय स्पीसीज विविधता। यह विभिन्नता प्रजातियों के स्तर पर होती है, वो तो जातियों के स्तर पर और ये प्रजातियों के स्तर पर हो गई। थर्ड है पारिस्थितिकी विविधता। यह विविधता पारिस्थितिक स्तर पर होती है, जैसे कि भारत के विभिन्न परितंत्रों, वन, रेगिस्तान, प्रवाल, समुद्र के बीच विविधता का स्तर अलग अलग होता है, उसे ही हम पारिस्थितिक विविधता कहते हैं। अब नेक्स्ट है हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट क्या है? जहाँ जैव विविधता सर्वाधिक होती है उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? हॉट स्पॉट। यहाँ पर फ्लोरा और फोना की जो जैव विविधता होती है वो काफ़ी सर्वाधिक होती है। फ्लोरा और फोना अधिक संख्या में पाई जाती है, जैव विविधता सर्वाधिक होती है। विश्व में ऐसे 35 स्थल है, जहाँ तक मुझे ध्यान है। आप एक बार और कंफर्म कर लीजिएगा, 35 ही है ना? ओके, तो 35 है। भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट के 4 क्षेत्र हैं। भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट 4 क्षेत्र हैं, विश्व में 35 है। 35 को आप कंफर्म कर लीजिएगा। भारत में 4 क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं भारत में? पहला है पश्चिमी घाट, दूसरा है इंडो बर्मा क्षेत्र, इसको इंडो म्यांमार क्षेत्र भी बोलते हैं। इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट। तीसरा है पूर्वी हिमालय, चौथा है सुंडालेंड क्षेत्र। चारों एरिया हो गए। आप यहाँ पर मैप में बना के आ सकते हैं, मैप में भी दर्शा के आ सकते हैं, इंडिया का मैप बनाकर पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा, पूर्वी हिमालय, सुंडालेंड सब बनाकर आप आ सकते हैं। फिर है स्व स्थानीय संरक्षण। क्या होता है? यानी इसको इन सीटू कंजर्वेशन भी बोलते हैं। जब जैव विविधता के लिए किसी एक स्तर या जीव को उसमें प्राकृतिक आवास में सुरक्षित किया जाता है, यानी उसका जो प्राकृतिक आवास है, नेचुरल जो एनवायरमेंट है, नेचुरल जो उसका हैबिटेट है, उसके अंदर नेचुरल हैबिटेट जो है उसका, उसी के अंदर उसको संरक्षण प्रदान किया जाता है, उसको हम इन सिटू बोलते हैं। जब जैव विविधता के किसी एक स्तर या जीव को, कोई भी एक स्तर ले लो या जीव को ले लो, उसमें उसी के प्राकृतिक आवास में उसको संरक्षण प्रदान किया जाता है। जैसे कि कंजर्वेशन हो गए, हमारे राष्ट्रीय उद्यान हो गए, ओके, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, राष्ट्रीय उद्यान हो गए। ओके, और अगर हम एक्सिटो की बात करें तो एक्सिटो में क्या होता है? एक लिमिटेड एरिया, एक कृत्रिम आवास जो है वो उपलब्ध करवाया जाता है, जैसे कि हमारे चिड़ियाघर वगैरह हो जाते हैं, इनको हम बोलेंगे हम कृत्रिम। और जबकि इन सिटू में क्या हो गया? वन्य जीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रमुख रासायनिक एवं जैविक हथियारों का वर्णन कीजिए। ये भी 100 वर्ड्स / 50 वर्ड्स, यानी 5 नंबर और 10 नंबर दोनों में पूछा जा सकता है। प्रमुख रासायनिक एवं जैविक हथियारों का वर्णन कीजिए। रासायनिक हथियार में भी है ब्लिस्टर एजेंट, नर्व एजेंट और पल्मोनरी डिजीज। 3 टाइप के हैं, ब्लिस्टर, नर्व एजेंट और पल्मोनरी एजेंट, 3 प्रकार के होते हैं। तो अब हम बात करते हैं ब्लिस्टर एजेंट में कैसे। आप इस तरह से ब्लॉक डायग्राम बनाकर आइएगा और ऐसे ही लिख कर आइएगा। ब्लिस्टर एजेंट हो गया, कौन से होते हैं? त्वचा को प्रभावित करते हैं ये। ओके, ये नर्व को प्रभावित करते हैं और ये पल्मोनरी एजेंट होते हैं।
तो त्वचा को प्रभावित करने वाले कौन से होते हैं? नाइट्रोजन मस्टर्ड गैस, दूसरी है सल्फर मस्टर्ड गैस, तीसरी है लाल फास्फोरस। ये सारे ब्लिस्टर एजेंट है जो त्वचा को प्रभावित करते हैं। यानी एक बार अगर इनको इन हथियारों का प्रयोग कर देते हैं तो त्वचा से संबंधित काफ़ी रोग हो जाते हैं। नर्व एजेंट सरीन गैस, साइक्लोसिटीन, सोमन, ताबुन, ये सारी नर्व एजेंट है, नर्वस सिस्टम को ये खराब कर देती है। सरीन, साइक्लोसिटीन, सोमन और ताबुन। और कई पीढ़ियों तक बीमारियां जो है वो फैली रहती है। आने वाली कई जनरेशनों तक अगर रासायनिक हथियारों का प्रयोग हो जाता है तो वो इफेक्ट जो है कई सालों तक देखने को हमें मिलता है। पल्मोनरी एजेंट में हो गया फास्जीन, डाइफास्जीन, फास्जीन, डाइफास्जीन। अब आपको पता हो तो आप थोड़ा सा रिसर्च करके इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख भी सकते हैं। ब्लिस्टर एजेंट के बारे में थोड़ा और ऐड कर सकते हैं, नर्व एजेंट और पल्मोनरी एजेंट। मुझे थोड़ा इतना ही मिला आंसर, तो मैंने मेरे हिसाब से इसको इतना ही करने की कोशिश करी है। अगर किसी को और अच्छा आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर मेल के थ्रू प्लीज़ मुझे भी और अच्छा आंसर बताइएगा। जैविक हथियार क्या क्या है? जैविक हथियार देख लेते हैं। टॉक्सिन, ऐसे संक्रमक जिनका इलाज संभव है, डेंगू, जीका, ठीक है। पैथोजन, ऐसे संक्रामक जिनका इलाज संभव नहीं है, जैसे कोरोना। टॉक्सिन में तो कौन कौन से हुए? ऐसा संक्रमण हो गया कि जिसमें इलाज संभव होता है, जैसे डेंगू और जीका हो गया। और पैथोजन में कौन से हो गए? जिनका इलाज संभव नहीं है, कोरोना। हालांकि अभी तो कोरोना की वैक्सीन वगैरह बना ली और कोरोना से संबंधित ट्रीटमेंट संभव हो पाया है, लेकिन जब कोरोना आया था तो एकदम से जब आया था तो वो पैथोजन कैटेगरी में था, क्योंकि उनका संक्रमण इलाज संभव नहीं था। और अभी भी प्रॉपर कोरोना का इलाज तो अभी भी संभव नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं? इसके गुण बताइए। विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं? इसके गुण बताइए। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जब शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से लंबवत टकराते हैं, शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत टकराते हैं, यानी ऐसे। जब एक शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र मान लो इधर से आ रहा है और चुंबकीय क्षेत्र इधर से आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? लंबवत टक्कर कर रहे हैं। तो माध्यम में उत्पन्न कंपनों के कारण इन दोनों क्षेत्रों के लंबवत जो तरंग उत्पन्न होती है उस विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ओके, ये हो गया कि एक तरफ से शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र आ रहा है, दूसरी तरफ चुंबकीय क्षेत्र, तो दोनों एक दूसरे से लंबवत टकराते हैं। तो माध्यम में उत्पन्न कंपनों के कारण फिर इससे क्या होता है? कंपन उत्पन्न होता है। तो इन कंपन के कारण क्षेत्रों के जो लंबवत जो तरंग उत्पन्न होती है उसे ही हम क्या बोलेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंगे। ओके, गुण, इनके गुण क्या है? अयांत्रिक, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये प्रश्न जो है ध्यान रखिएगा, 20 वर्ड्स और 50 वर्ड्स दोनों में पूछा जा सकता है, और 100 वर्ड्स में पूछेगा, लेकिन 100 वर्ड्स में इसके एप्लीकेशंस वगैरह और पूछ लेगा। अयांत्रिक, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, शून्य आवेश होता है इन पर, अनुप्रस्थ प्रवृत्ति की होती है ये, निर्वात में अधिकतम चाल प्रकाश के वेग के 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड पावर में है ये। ओके, 10 की पावर मीटर पर सेकेंड इनकी होती है प्रकाश के वेग के बराबर। ठीक है। फुलरेन की विशेषता में उपयोग बताइए। ये भी 50 वर्ड्स में और 100 वर्ड दोनों में पूछा जा सकता है। फुलरेन की विशेषता एवं उपयोग। विशेषता क्या है? खोज, बकर मिनिस्टर फुलर द्वारा इसकी खोज की गई थी। संरचना गुंबदनुमा, इसमें कार्बन के 60, 70 या अधिक परमाणु होते हैं, यानी मिनिमम 60 तो 60 होंगे ही, 60 से ऊपर सकते हैं, 70, 80, 90, 100 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 60 होना जरूरी है फुलरेन में। इसमें 32 फलक होते हैं, जिसमें 20 षटकोणीय और 12 पंचकोणीय। पंचकोणीय पर क्या होता है? 0 डिग्री केल्विन, यहाँ पर 0 डिग्री केल्विन है। 0 डिग्री केल्विन यानी 273 डिग्री सेल्सियस पर कुचालक, परंतु तापमान बढ़ाने पर अतिचालक बन जाता है। वापस से देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या होता है? 32 फलक हो गए, जिसमें 20 तो होते हैं षटकोणीय यानी 6 भुजाओं वाले, और 12 होते हैं पंचकोणीय वाले। उन सभी पर क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होते हैं, तो ये क्या होते हैं? कुचालक होते हैं ये सारे, परंतु तापमान जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये अतिचालक बनते जाते हैं। तो फुलरेन जो है वो अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो अतिचालकता का गुण जो है वो प्रदर्शित करता है। उपयोग, नैनो प्रौद्योगिकी का उत्पाद है। फुलरेन आणविक बेयरिंग बनाने में उपयोगी, घर्षण कम करने के लिए नैनो प्रौद्योगिकी में प्रयोग होता है। इसके अलावा फुलरेन क्या होता है? आणविक बेयरिंग बनाने में उपयोगी होता है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है? घर्षण कम कर सकते हैं, इसलिए बेयरिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। तापमान अधिक करने पर अतिचालक, जैसा कि हम देख चुके हैं। मैग्लेव ट्रेन के निर्माण में, मैग्लेव ट्रेन जो बन रही है हमारी सुपर फास्ट ट्रेन, उसमें भी फुलरेन का प्रयोग किया जा रहा है। विद्युत धारा संप्रेषण में भी उपयोगी होता है।
अगर हम इलेक्ट्रिक करंट का संप्रेषण करते हैं तब भी इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। ओके, आई होप आज की ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। कल मैं और नए प्रश्नों के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।